नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, अग्रेशन जैसी जो समस्या है बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में देखी जा रही है। कहा जाता है कि कुछ समय के बाद ये ठीक भी हो जाती है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक बनी रहती है तो कई तरह की मानसिक बीमारियों का जो कारण बन जाती है। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन आखिर क्या होता है, किन कारणों से होता है और इसका इलाज करवाना कितना इम्पोर्टेंट है, इस पर हम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर राकेश बन्नाल, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट साइकेट्री, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। शुक्रिया मैडम। सर, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, कहा जाता है कि स्ट्रेस, तनाव जो है आज भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हर किसी को हो रहा है, जी, लेकिन कब ये डिप्रेशन का रूप ले लेती है जी, और ये इतना होने का कारण क्या रहता है सर? जी, अगर आप देखें तो इस वक़्त डिप्रेशन पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी बीमारी बन के सामने आई है। अगर जी, हम डब्ल्यूएचओ की बात सुने तो ये इस वक़्त दुनिया की सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज़ है मॉर्बिडिटी का। ऐसे कह सकते हैं कि जिन चीज़ों से, जिस बीमारी से हमारे दिनचर्या पे फ़र्क पड़ता है, जी, उनमें ये दुनिया की सबसे सेकंड मोस्ट कॉमन बीमारी है, सबसे इसका सेकंड नंबर आ गया है। ओके, तो इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें हर 5 में से 1 फीमेल को, हर 10 में से 1 मेल को डिप्रेशन रहती है। तो इतना बड़ी ये बीमारी है, इतनी बड़ी समस्या है समाज के लिए। तो लेकिन एक और चीज़ है कि हम देखते हैं कई बार हम किसी को देखते हैं वो थोड़ा परेशान होता है, हम कहते हैं आप डिप्रेस्ड हो गए हो। जी, तो क्या वो डिप्रेशन और ये जो बीमारी है डिप्रेशन, इसमें अंतर है? तो हाँ, इनमें एक अंतर है। एक डिप्रेशन जो हम जिसको नॉर्मल लेमैन कह देता है कि आप डिप्रेस्ड हो गए, परेशान हो गए, उसमें और इसमें ये फ़र्क रहता है कि जब बीमारी हमें इसको नाम देना है तो उसके लिए कम से कम हमें 2 हफ़्ते का समय चाहिए ओके, और कुछ क्राइटेरिया हैं जो DSM-5 या ICD-10 में हमारे रहते हैं जिनको हमें फुलफ़िल करना पड़ता है। जैसे जी, उदास रहना, मन का उदास रहना 2 हफ़्ते से ज़्यादा, ओके, किसी काम-काज में दिल नहीं लगना, नींद कम आना या ज़्यादा आना, एनर्जी कम फ़ील करना, एजिटेटेड रहना, कहीं चिड़चिड़ापन होना कई लोगों में, अपने बारे में अच्छे ख़्याल नहीं आना, वर्थलेसनेस फ़ील करना अपने बारे में, अपनी एनर्जी उनको कम लगती है। बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई में दिल कम लगता है, पढ़ नहीं पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं उतना अच्छा जी, जितना वो पहले कर पाते थे जी, और एकेडमिक्स में उनके नंबर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो अगर ये सब काफ़ी सारे क्राइटेरिया हैं जो कि हम कुछ इनमें से होने चाहिए और ड्यूरेशन एटलीस्ट 2 हफ़्ते होने चाहिए, फिर हम किसी को कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन जो बीमारी है उसका शिकार हो उसका चुका है। शिकार वो हो चुका है। सर, डिप्रेशन कहा जाता है एक ऐसी सच्चाई है जिसको स्वीकार नहीं किया जाता है। जी, पहले तो जो पेशेंट है वो मानता नहीं कि मुझे जी, डिप्रेशन हो गया है। जी, उसके बाद अगर जो फैमिली है वो समझ नहीं पाती कि हमारे व्यक्ति को डिप्रेशन हो चुका है। सर, जो लक्षण आपने बताए, सैडनेस होती है, नेगेटिविटी होती है, कई तरह के लक्षण, वो रेड फ्लैग्स क्या हैं? जिस जी। जहाँ पर इलाज की ज़रूरत रहती है सर? देखिए ये तो एक मानसिक रोग जितने भी हैं उनके साथ एक स्टिग्मा तो जुड़ा ही रहता है जी, समाज की तरफ से कि पहले हम डिनाइल में रहते हैं कि जैसे मेरे घर में कोई है, मुझे लग रहा है ये डिप्रेस्ड है, लेकिन मैं पहले डिनाइल में रहता हूँ, ये क्यों डिप्रेस्ड होगा, इसको क्यों होगा, क्यों? तो इसे मैं किसी उसको चीज़ की कमी इसकी नहीं किसी है। चीज़ जी, की कमी नहीं है, सब घर में सब कुछ मौजूद है। जी, तो हम उसको डिनाइल में रहते हैं, हम उसको कभी विश्वास ही नहीं कर पाते कि हमारा भी कोई सदस्य घर का, हमारा अपना कोई या मैं खुद भी इस बीमारी का कहीं शिकार कि हो चुका शिकार हो चुका हूँ। लेकिन हमने देखना है ख़ासकर अगर हम एडोलेसेंट्स या बच्चों की बात करें, उनको भी डिप्रेशन रहता है या हमारे कोई फैमिली मेंबर है, तो उसको कैसे हमें पता चलेगा कि डिप्रेशन हो गया? तो हम देखेंगे कि वो अब थोड़ा बाकियों से अलग-अलग रहने लग पड़ा है। अब वो बातें कम करने लग पड़ा है। पहले जैसे सबके साथ बैठता था, वैसा नहीं बैठ रहा है और कई बार बोलता है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बाहर निकलने का मन कर रहा है। लेकिन जब हम उसको कहते हैं कि बाहर चलो, तो कहता है, नहीं मुझे बाहर नहीं जाना है। खाना कम कर गया है, नींद उसकी डिस्टर्ब हो गई है और अगर उसके हम काम-काज की बात करें, जैसे वो किसी ऑफ़िस में जाता है, तो अब ऑफ़िस में कम जाना शुरू हो गया है। ऑफ़िस से शिकायतें आ रही हैं कि अब ये कम आता है और उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहा। जी। अगर बच्चों की बात करें तो उनके एकेडमिक्स जो ग्रेड्स हैं वो गिरने लग पड़े हैं, चिड़चिड़े हो गए हैं, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, कई बार गुस्सा किसी और पे निकाल भी देते हैं और झगड़े करने लग पड़े हैं। तो ऐसी चीज़ें जब हमें दिखें तो हमें समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ी है और जी, इसको हमें किसी डॉक्टर को दिखाना दिखाने चाहिए, की ज़रूरत ज़रूरत है। पड़ गई। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकती हैं जी, डिप्रेशन के कारण व्यक्ति में। ऐसा कहा जाता है जो मानसिक बीमारियाँ होती हैं जी, वो 14 साल से शुरू हो जाती हैं जी, और बढ़ती उम्र तक, ओल्ड एज तक में ये देखी जाती हैं। सर, आपसे मैं ये भी कहा जाता है, अगर सर्वे की बात की जाए तो कहा जाता है कि 86% लोग जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं वो इलाज नहीं लेते हैं। सिर्फ़ कुछ ही लोग इलाज लेते हैं। सर, स्टिग्मा जैसे आपने कहा,
टैबू जुड़ा होता है मानसिक बीमारियों को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें साइकियाट्री हॉस्पिटल की, तो जो लोगों का इतना ज़्यादा हजूम है वहाँ पे, जो फुटफॉल बढ़ा है, जागरूकता बढ़ी है या बीमारी बढ़ गई है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। जैसे आपने पहले कहा कि जो डब्ल्यूएचओ के भी ये जो सर्वेज़ हैं, उसमें भी यही बताया गया कि 80% लोग जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनको हम मेंटल हेल्थ की जो सर्विसेज़ हैं, वो प्रोवाइड नहीं हो पाती, और ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में शायद इससे भी ज़्यादा है। लेकिन ये भी साथ में आपने जैसे कहा कि हम देख रहे हैं कि कोविड के बाद डेफ़िनेटली मेडिकल जो हमारा साइकियाट्री हॉस्पिटल है, वहाँ पे फुटफॉल बहुत बड़ा है, हमारी ओपीडीज़ बड़ी हैं, हमारा इंडोर बड़ा है। तो क्या रोग बढ़ा है, तो रोग तो डेफ़िनेटली बढ़ा है। जो स्टडीज़ हुई हैं, उसमें देखा गया था कि कोविड के बाद अराउंड 30% इंक्रीज़ डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी के पेशेंट्स में हुई है। इवन सुसाइड रेट भी उसके देखा गया था, उसके बाद बढ़ गया है। तो ये मेंटल इलनेसेस कोविड के कारण उसके बाद और बढ़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। पहले ही प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा थी, कोविड के बाद और प्रेवलेंस बढ़ी है। फिर भी हम सबको अभी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जैसे आपने कहा कि सिर्फ साइकियाट्री हॉस्पिटल अगर आप देखें तो जम्मू में एक है, एरिया बड़ा, कैचमेंट एरिया बड़ा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसमें बड़ा प्रयास हो रहा है। अगर आप देखें तो हमारे पेरिफेरी मेडिकल कॉलेजेस में, कठुआ में, डोडा में, उधमपुर में इस टाइम हमारे साइकियाट्री डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हो चुके हैं, वहाँ पे साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि हर घर में जैसे साइकियाट्रिस्ट पहुँचाया जाए, तो उसके लिए टेलीमानस करके हमारी सर्विसेज चल रही है। हम 24 आवर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है मानसिक रोग की, तो आप टेलीमानस के नंबर पे कॉल करके, वो हमारे सेंटर है, वहाँ पे हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट अवेलेबल हैं, जो कि उनकी वो काउंसलिंग वहाँ पे कर देते हैं। और तो चैट बॉक्स हमने स्टार्ट कर दिया है एक, और व्हाट्सएप से भी आप इनसे सर्विसेज को ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा एफर्ट हो रहा है, ट्रेन किए जा रहे हैं डॉक्टर्स, पेरिफेरी के जो एमबीबीएस डॉक्टर ही हैं, चाहे वो एमडी सेक्रेटरी नहीं है, उनको ट्रेन किया जा रहा है, और हर तरह से नर्सेज को ट्रेन किया जा रहा है। तो इस गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट हो रहा है कि जितना हो सके हम हर एक इंसान तक मानसिक रोग की जो भी समस्या है उसका उपचार बहुत पहुँचाया जाए। इम्पोर्टेंट है कि मानसिक तौर पर व्यक्ति को स्वस्थ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने फैमिली के जी। लिए, सोसाइटी के लिए, जहाँ तक कि देश के लिए। सर, इलाज ट्रीटमेंट की अगर बात करें, ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या रहती है, और क्या उसे छोड़ देना, क्योंकि अक्सर देखा जाता है लंबा चलता है जो इलाज होता है, लोग छोड़ देते हैं, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी क्या हो जाती हैं? देखिए, ट्रीटमेंट अगर मोटा-माटी कहें तो 2 तरह की रहती है, एक काउंसलिंग या साइकोथेरेपी रहती है, और एक मेडिकेशन रहता है, दवाइयों का रहता है। तो जो साइकोथेरेपी है, हमारा पहला जो तरीका रहता है वो हमेशा साइकोथेरेपी रहता है, खासकर माइल्ड केसेस में साइकोथेरेपी बड़ी इफ़ेक्टिव रहती है। उनको कोशिश की जाती है काउंसलिंग, साइकोथेरेपी और कुछ फैमिली सपोर्ट अगर वो मिल जाए तो उसके कारण ही साथ ही उनको ठीक किया जाए। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि खासकर जब हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो देखा गया है कि वो मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में चला गया होता है। उस टाइम साइकोथेरेपी के साथ-साथ हमें उनको मेडिसिन देनी पड़ती है। और ये कि एक गलत कंसेप्ट आ गया है लोगों में कि हमें नींद की दवाइयाँ दे दी जाती हैं। ऐसा नहीं है, एंटी डिप्रेसेंट ज़्यादातर अगर देखें हम तो सुबह देते हैं, वो नींद नहीं करते। वो बिल्कुल ही नॉर्मल दवाइयाँ हैं, क्वालिटी जो है वो अच्छी हो गई है, क्वालिटी बहुत बढ़िया हो गई है, बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट हैं। और ये नहीं है कि एक बार वो जैसे लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन की दवाई शुरू होगी तो वो ज़िंदगी भर लगती है, ऐसा नहीं है। अगर आपको पहली बार डिप्रेशन हुई है तो 6 महीने, साल जो है आपका कोर्स डिसाइड करेगा साइकियाट्रिस्ट, वो दवाई दे दी जाएगी और आहिस्ता-आहिस्ता इसको टेपर ऑफ करके बंद कर दिया जाता है। साइकोथेरेपी साथ-साथ चलती है ताकि आप जो इन सिचुएशंस के कारण आपको वो डिप्रेशन हुई, अगर सिचुएशन कोई थी कि जिसको आप कोप नहीं कर पाए, तो उसको आपको थोड़ा-सा उसमें कैसे उसको बेटर आप कोप कर सकें। दोबारा अगर आपको वही सिचुएशन दोबारा लाइफ में आती है, तो अगर आप उसको अच्छे से कोप कर पाए तो शायद आपको दोबारा डिप्रेशन ना हो। डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, सीज़नल डिप्रेशन की अगर बात की जाए, सर जैसे अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, मार्च में जो एग्ज़ाम होते हैं, बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है। कहा जाता है 80% जो बच्चे हैं वो पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम के कारण स्ट्रेस में चले जाते हैं। सर, एक मंत्रा आप उनको क्या देंगे कि ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए और अपने एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से दे सकें? देखिए, बच्चे के एग्ज़ाम आ रहे हैं और हर पेरेंट्स की तरफ से उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। हम सब करते हैं थोड़ा बहुत कि अपने बच्चे को हम चाहते हैं कि वो सबसे बेस्ट हो, सबसे ज़्यादा नंबर ले, और उसको प्रेशराइज़ कर देते हैं। बच्चे भी अपने पे स्ट्रेस ले लेते हैं और डिप्रेशन की चले जाते हैं। अगर हम देखें बड़े-बड़े सेंटर्स देखा गया है, जैसे हमारा जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं डिप्रेस्ड रहते हैं, और इवन कई बार अगर आप देखें तो सुसाइड भी इनके कारण हो जाते हैं। अगर हम सुसाइड की बात करें तो बच्चों में या प्रोडक्टिव एज ग्रुप में 15 टू 30 ईयर्स में ये
सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का। तो इतना बड़ा ये एक समस्या है हमारे पास, और अगर हमें समझना है कि बच्चों को स्ट्रेस ठीक है, हाँ, स्ट्रेस फ्री रखा जाए, और बच्चों को भी ये समझाना बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी एग्ज़ाम ज़िंदगी का अंत नहीं है, या ज़िंदगी का पहला एग्ज़ाम नहीं है। आपको और भी बड़े एग्ज़ाम ज़िंदगी में देने हैं, और ये एक एग्ज़ाम है, जस्ट एक छोटा एग्ज़ाम है जिसको आपने पास कर लिया, बड़े नंबर कोई मैटर नहीं करते। अगर आप देखें आजकल मूवीज़ भी आ रही हैं ऐसी, तो उसमें भी दिखाया गया है कि अगर किसी में 12th में कम नंबर थे तो वो भी बाद में अच्छा कर पाया। तो ऐसा ज़िंदगी में है कि ज़रूरी नहीं है कि 10th का एग्ज़ाम ही आपका डिसाइड करेगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या बनेंगे, या 12th का एग्ज़ाम। तो बच्चे स्ट्रेस फ्री रहें, साथ-साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि वो रिलैक्सेशन करें। अगर कोई भी बच्चा है, अगर वो पूरा दिन पढ़ता रहेगा तो वो शाम को उसको याद नहीं रहेगा, क्योंकि एक दिमाग की भी एक कैपेसिटी है। तो अगर हर आधे घंटे बाद उसको उठना चाहिए, थोड़ा-सा घूमना चाहिए, पानी-शानी पिया, बाकियों से मिले, फिर 10 मिनट रिलैक्स किया, फिर पढ़ाई शुरू कर दी। और यानी कि बड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो बच्चों को रिलैक्सेशन बड़ी ज़रूरी है, वो अपनी जो उनकी हॉबीज़ हैं उसको भी साथ-साथ चलते रहे। थोड़ा टाइम वो एक्सरसाइज़ के लिए भी दें, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए भी दें, थोड़ा अपने पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ उसको बैठने के लिए भी टाइम दें, और पढ़ाई भी करें साथ में। सर, एक जहाँ पे मैं बुजुर्गों की भी बात करना चाहूँगी, जो उम्र के साथ होने वाली जो मानसिक बीमारी है या वीकनेस मैं कहूँगी, क्या उसे स्लो डाउन किया जा सकता है? कुछ ऐसे ही जी, बिल्कुल। मानसिक रोग से बचने के बड़े सारे ऐसे तरीके हैं जो हम कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप को तैयार कर सकें, जब हमारे पास कोई स्ट्रेस की सिचुएशन हो तो उसको हम अच्छे से डील कर सकें। जैसे मैंने पहले कहा कि हम एक्सरसाइज़ करें, मेंटल एक्सरसाइज़ करें, फिज़िकल एक्सरसाइज़ करें, क्योंकि देखा गया है कि जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज़ करते हैं, तो हमारे बॉडी से कुछ हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, एंडोर्फिन्स निकलते हैं, जो कि हमें खुश करते हैं। तो एक तरीका ये भी रहता है। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो सेरोटोनिन की उसमें कमी पाई गई है, तो एक कारण डिप्रेशन का सेरोटोनिन का कम होना है। लेकिन सेरोटोनिन सिर्फ दवाइयों से नहीं दी जा सकती, तो और भी तरीके हैं, जैसे हम किसी से मिलते हैं, किसी को अपने दोस्त से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसको हग करते हैं, तो उन चीज़ों से भी बुजुर्गों के लिए ये समस्या कुछ बुजुर्गों की ज़्यादा देखी जाती है। फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि उन्हें सपोर्ट किया जाए, हाँ, सपोर्ट किया जाए, उनसे मिल सकें। अगर हमारे बुजुर्ग हमसे दूर हैं तो आजकल सोशल मीडिया है जिससे हम उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। शाम को 1 घंटा अगर हम उनसे वीडियो चैटिंग ही कर लें, उनसे मिलते रहें, तो उनको भी खुशी रहेगी। और ये टू वे कम्युनिकेशन, हमें तो लगता है कि सिर्फ बुजुर्गों को ही फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जवान या बच्चे, उनको भी उतना ही फ़ायदा होता है अगर वो अपने बुजुर्गों से मिले। सर, कोई ऐसा टेस्ट, कोई ऐसा चेकअप, हेल्थ चेकअप जो हमें बता सके कि हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो कैसी रहेगी, आगे हम प्रोएक्टिव हो जाएँ? देखिए, मेंट एज़ सच कोई ऐसा टेस्ट तो नहीं है मेरे पास कि मैं आपको बताऊँ और हम करके उसको बता सकें क्या मुझे ज़िंदगी में कभी डिप्रेशन होगी कि नहीं होगी। लेकिन कुछ इंडिकेटर्स आप कह सकते हैं, अगर मेरी फैमिली में किसी को डिप्रेशन हुई है या कोई और मानसिक रोग है, तो कंपैरेटिवली बाकी दुनिया से मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा चांस है कि मुझे भी डिप्रेशन हो जाएगी। लेकिन ये मस्ट नहीं है। तो लेकिन अगर हम सब एक अच्छी आदतें, जैसे हमने पहले डिस्कस की, एक्सरसाइज़ करना, अपना हॉबीज़ को पूरा करना, अपने दोस्तों से मिलना, इंटरेक्शन करना, अपनी जो भी दिल में बातें हैं वो एक्सप्रेस कर देना दूसरों को। ज़िंदगी का आपने हमें मंत्र दिया है सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमें जानकारी दी कि कैसे डिप्रेशन से बचा जा सकता है। दोस्तों, कहा जाता है ना कि साहिल के जो तमाशबीन होते हैं, अफ़सोस तो बहुत करते हैं, हर डूबने वाले पर इमदाद नहीं करते। मदद कीजिए अपने आस-पास अगर कोई मानसिक बीमार है, ताकि वो और उसकी फैमिली और आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी लक्ष्य के साथ अगले हफ्ते हम फिर हाज़िर होंगे किसी और विषय के साथ।